नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। गोविंदगढ़ महाविद्यालय अलवर की ओर से ऑनलाइन कक्षाओं के लिए बनाए गए चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं गोविंदगढ़ महाविद्यालय में हिंदी पढ़ाता हूं। और पिछले दिनों हम बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में जो विषय सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जिसका नाम है रीतिकाल, उस पर हम चर्चा कर रहे थे और पाठ्यक्रम भी हमने पहले चर्चा की। आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर के पाठ्यक्रम की चर्चा जो हमने की थी उसकी जानकारी ले सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। तत्पश्चात हमने जो हमारी पिछली कक्षा थी उसमें हमने ये चर्चा की कि रीति का अर्थ क्या है और रीति का अर्थ बताते हुए रीतिकाल के जितने कवि हुए हैं उन कवियों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है, उसकी जानकारी हमने अपने पिछले वीडियो में प्राप्त की थी। आज हम जिस विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं उस विषय का नाम है रीतिकाल का नामकरण। हालांकि पिछले वीडियो के अनुसार यदि आप उसे पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, उसे सुनेंगे, देखेंगे तो आप थोड़ी सी भूमिका इस बात की अपने मस्तिष्क में बैठा लेंगे कि रीति काल में रीति का तात्पर्य क्या है और रीति की वजह से इस काल को रीतिकाल कहा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब इस काल को रीतिकाल कहा जा रहा था या विद्वानों ने जब इसके लिए रीतिकाल नाम का प्रयोग किया तो किसी अन्य नाम का विचार नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। रीतिकाल के अतिरिक्त भी इस काल के लिए कुछ और नाम भी प्रयोग में लाए गए हैं। सबसे पहले हम रीतिकाल की बात कर चुके हैं, ऐसा मानते हैं। रीतिकाल नाम सबसे पहले यदि हम देखें तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जब 1889 में अपना ग्रंथ लिखा अंग्रेजी भाषा में, हिंदी साहित्य का पहला सुव्यवस्थित इतिहास था जिसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। उस ग्रंथ में 11 अध्यायों में जब हिंदी साहित्य के इतिहास को उन्होंने विभक्त किया तो उसमें एक अध्याय का नाम उन्होंने रखा रीति काव्य। और ऐसा माना जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जब 1829 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा या हिंदी साहित्य का विकास लिखा तो उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथ में इस काल को, जो कि उत्तर मध्यकाल कहलाता है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम देने के लिए ग्रियर्सन से ही ये नाम ग्रहण किया है, ऐसा माना जाता है। और रीति का अर्थ क्या है ये बात हम पहले कर चुके हैं, इसलिए उस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। एक मत हमारे सामने आ चुका है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ग्रियर्सन जी इस काल को रीतिकाल कहते हैं। अब हम दूसरे कुछ अन्य जो विद्वान हैं उन्होंने इस काल के लिए कौन कौन से नामों का प्रयोग किया है और उन्होंने उन नामों का प्रयोग क्यों किया है और वो नाम उचित हैं या अनुचित हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिश्र बंधुओं की। मिश्र बंधुओं ने 1913 में एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। वह 1913 में जब ग्रंथ लिखा गया था उसमें लगभग 3 उसके भाग पहले प्रकाशित हुए थे और चौथा 1934 में प्रकाशित हुआ था और लगभग 5000 कवियों का उन्होंने विश्लेषण किया था और 8 से अधिक भागों में उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा था। उन 8 भागों में से एक नाम उन्होंने रखा था अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी उन्होंने 2 वर्गों में बांटा था, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। तो अलंकृत काल उन्होंने जब नाम रखा तो वह नाम इसी रीतिकाल के लिए उन्होंने प्रयोग किया था। अलंकृत काल नाम का प्रयोग रीतिकाल के लिए सबसे पहले मिश्र बंधुओं ने किया। तो ये बात समझने की है कि उन्होंने ऐसा नाम क्यों रखा। तो जब इस काल के अधिकतर कवियों का हम अध्ययन करते हैं, उनके साहित्य की जो प्रवृत्तियां उनके साहित्य में मिलती हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, तो हम पाते हैं कि उनका ध्यान भाषा को अलंकारिक बनाने, भाषा को सुंदर बनाने की ओर था। इस काल के कवियों का जोर था कि भाषा को सुंदर बना करके, भाषा को अलंकृत बना करके, भाषा को आभूषणों से सुसज्जित करके प्रयोग किया जाए। जैसा कि केशवदास जी ने कहा भी है कि जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित। तो स्त्री और कविता जब तक आभूषणों से युक्त न हो तब तक वह सुंदर प्रतीत नहीं होती। इस काल के कवियों का यह मत था और केशवदास जी इस काल के पहले आचार्य हैं। तो
तो उनके मत को आधार बना करके और भाषा की सुंदरता को बनाने की, भाषा को सुंदर बनाने की जो इस काल के कवियों की प्रवृत्ति है, उसको ध्यान में रखते हुए मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल कहा। और यदि देखा जाए तो इस काल में अलंकार ग्रंथों का भी बहुत मिलते हैं, बहुत सारे अलंकार ग्रंथ इस काल में मिलते हैं, चाहे वो मतीराम का ललित ललाम हो, चाहे वो पद्माकर का पद्माभरण हो, और जैसे कविप्रिया जो ग्रंथ है केशवदास जी का, वह भी एक अलंकार ग्रंथ है। तो इस काल में अलंकार ग्रंथों की भी एक लंबी परंपरा मिलती है और उन्हीं को लक्ष्य करके, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल कहा। अब यहाँ देखने की बात यह है कि क्या ये नाम जो अलंकृत काल है ये सही है, और यदि सही है तो फिर इस काल के लिए रीतिकाल नाम का प्रयोग क्यों किया गया। तो आप ये मान के चलिए कि अलंकृत काल जब कहते हैं तो उसमें जो विशेष रूप से इतिहासकारों का या विद्वानों का जो ध्यान है वो भाषा पर है इस काल को अलंकृत काल कहने में। और भाषा केवल माध्यम है, भाषा भावों को व्यक्त करने का माध्यम है, और भाषा को ही प्रधान मान लिया जाए और भाषा की खूबसूरती, सुंदरता को, अलंकारिकता को प्रधान मान लिया जाए, यह बात उचित नहीं जान पड़ती है। और इसके बाद फिर ऐसे भी बहुत सारे इस काल में कवि हुए हैं जिन्होंने भाषा की अलंकारिकता को ध्यान में नहीं रखा है। उनका उद्देश्य भावों के श्रेष्ठ अभिव्यक्ति, भावों की जो श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है, भावों के सुंदर संयोजन है, उसको ध्यान में रख करके उन्होंने कविता लिखी है, जिनमें घनानंद, आलम बोधा ठाकुर जैसे कवि हैं जो रीति मुक्त धारा के कवि हैं। और अगर हम थोड़ा सा और कवियों की बात करें जो इस काल में नीति के काव्य लिखे गए हैं, वृंद और रहीम जैसे कवियों ने इस काल में, या दीनदयाल गिरी हैं या गिरधर कविराय हैं, उन्होंने नीति का बड़ा श्रेष्ठ काव्य लिखा है, उसमें अलंकारिकता इतनी अधिक नहीं है। तो अगर हम इस पूरे काल को अलंकारिक काल कह दें या अलंकृत काल कह दें तो उससे वो काव्य उपेक्षित रह जाता है। इसीलिए इस काल का नाम अलंकार काल या अलंकृत काल ठीक नहीं जान पड़ता है। दूसरे मत की बात करते हैं। इस काल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी द्वारा श्रृंगार काल कहा गया है। रीति काल का जो सबसे महत्वपूर्ण दूसरा नाम मिलता है वह श्रृंगार काल है, यह आप ध्यान रखिएगा। श्रृंगार काल कहने का उनका उद्देश्य यह था कि इस काल में चाहे रीति की कैसी भी वर्ग में, किसी भी वर्ग के किसी भी कवि ने जो भी कविता लिखी है, चाहे वो रीतिबद्ध धारा के हों, चाहे रीति मुक्त धारा के हों, चाहे रीति सिद्ध धारा के हों, उनकी जो विषय वस्तु है, उनका जो वर्ण्य विषय है, चाहे प्रतिपाद्य कुछ भी रहा हो, चाहे अलंकार ग्रंथ लिख रहे हों, चाहे नायिका भेद का ग्रंथ लिख रहे हों, चाहे कोई रस का ग्रंथ लिख रहे हों, चाहे अन्य काव्यांगों का विश्लेषण करते हुए कोई ग्रंथ लिखा गया हो, लेकिन उसमें जो वर्ण्य विषय है, यानी कि जो विषय वस्तु है, वह नायक और नायिका को केंद्र में रखते हुए श्रृंगार रस की सामग्री को ही सभी रूपों में प्रस्तुत किया गया है। और जब हम बात करते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, तो उन्होंने अपने हिंदी साहित्य का अतीत में एक बात लिखी है जो आपको पता होनी चाहिए। उन्होंने लिखा है कि किसी ने श्रृंगार वर्णन के लिए अलंकारों की माला बनाई, किसी ने पिंगल का प्रस्तार किया, पिंगल मतलब छंद, तो किसी ने छंदों का प्रस्तार किया, किसी ने सीधे नायक नायिका भेद की बात की, नक्षिक षड ऋतु 12 मासा के बने बनाए सांचे ले लिए। तो यहाँ ये बात देखने की है कि चाहे उन्होंने अलंकार की बात की, चाहे उन्होंने रसों का विश्लेषण किया, चाहे उन्होंने नायिका भेद की बात की, चाहे नक्षिक वर्णन, 12 मासा, षड ऋतु श्रृंगार, ये सारी बातें करने वाले लोगों ने जो मूल विषय अपनाया वह विषय था श्रृंगार। और श्रृंगार, जैसा कि डॉक्टर नगेंद्र का, जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, और डॉक्टर नगेंद्र ने ये बात कही है कि सांचा चाहे जैसा रहा हो, ढली उसमें श्रृंगारिकता ही है। चाहे सांचा, आप जानते हैं ना कि सांचे में जब हम कोई वस्तु डाल देते हैं और उसको जमा के रख देते हैं, तो जब कुछ दिन बाद उसको खोलते हैं तो वह उस सांचे में ढल जाती है, वैसे ही बन जाती है। तो इस काल की जो कविता है, चाहे वो रीतिबद्ध धारा की है, चाहे वो रीति मुक्त धारा की है, चाहे वो रीति सिद्ध धारा की है, तीनों ही धाराओं में मूल जो विषय है वह श्रृंगारिकता से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ एक बात और ध्यान करने की है कि यद्यपि जो घनानंद हैं वो रीति मुक्त धारा के कवि हैं और उनका उद्देश्य श्रृंगारिक कविता करना नहीं है, लेकिन उन्होंने भी अपने हृदय में उमड़ने वाले भावों को श्रृंगारिक रूप से ही व्यक्त किया है। उनकी कविता में यद्यपि वह अनुभवजन्य कविता है, वह उनकी स्वानुभूत
परक कविता है, उनके हृदय के अंदर से उनकी स्वतः प्रेरणा, अंतः प्रेरणा से उत्पन्न होती हुई कविता है, लेकिन फिर भी उन्होंने संयोग और वियोग श्रृंगार को केंद्र में रखते हुए ही अपनी संपूर्ण कविता लिखी है। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में एक बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कही है। उन्होंने लिखा है कि वास्तव में श्रृंगार और वीर दो रसों की ही कविता इस काल में हुई है और उनमें भी प्रधानता श्रृंगार रस की ही रही है, और इसलिए इस काल को रस के विचार से, यदि रस के विचार से कोई इस काल को कोई नाम देना चाहे तो वह व्यक्ति उस काल को श्रृंगार काल नाम दे सकता है। तो यहाँ इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी यद्यपि इस काल को रीतिकाल कहा है, फिर भी इन्होंने इस काल को श्रृंगार काल कहने में अपनी सहमति जताई है, क्योंकि चाहे किसी भी धारा के कवि रहे हों, उन्होंने जो विषय वस्तु अपनाई है वह श्रृंगार से संबंधित है, इसीलिए इस काल को श्रृंगार काल भी कहा जा सकता है, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। एक अन्य विद्वान की बात करते हैं जिनका नाम है रमाशंकर शुक्ल रसाल, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम का ही एक बड़ा भारी ग्रंथ लिखा है, और अपने ज़माने में जब उन्होंने लिखा था तो उससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं था। हालांकि अब तो उसके बाद तो हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से 16 खंडों में प्रकाशित हुआ, लेकिन जब उन्होंने लिखा था तब उससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं था हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उसमें इन्होंने इस रीतिकाल को कलाकाल कहा। क्या कहा? कलाकाल, कला जहाँ प्रधान है वैसा काल। तो आप समझते हैं कि रीतिकाल का जो समय रहा है, अगर हम भक्ति काल को देखें तो भक्ति काल में कलात्मकता कहीं प्रधान नहीं रही है। यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी का जो साहित्य है वो साहित्य की कोटि में, कलात्मक कोटि में श्रेष्ठ है, और अब तक के साहित्य जो भी लिखा जा रहा है उनमें भी यदि हम कहीं साहित्यिक मूल्यों पर उसको परखना चाहें तो उसमें वो श्रेष्ठ ठहरता है। लेकिन उसके बाद भी हम ये कह सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास मूलतः एक भक्त थे और भक्ति भावना प्रकट करना ही उनका उद्देश्य था। उनका उद्देश्य अपनी कविता को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करना नहीं था, न ही यह उद्देश्य कबीर का था, न ही यह उद्देश्य जायसी का था। जायसी की कविता तो बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे हमारे गांव देहात की कविता है। इसीलिए बच्चन सिंह, जो डॉक्टर बच्चन सिंह जो है, वो कहते हैं कि ये अवधि की खुशबू अगर किसी को लेनी हो, अवधि का अर्घान कहते हैं उसको, और कहते हैं कि अवधि की खुशबू अगर किसी को सूंघनी हो, लेनी हो, तो फिर वो जायसी के ग्रंथ पद्मावत को पढ़े। और इसके अलावा सूरदास की कविता को पढ़ लीजिए आप। सूरदास जी की कविता जो है वो ब्रज भाषा की श्रेष्ठतम कविताओं में से एक है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि जब वो अपने प्रिय विषय का वर्णन करना शुरू करते हैं तो अलंकार शास्त्र मानो पीछे हाथ जोड़ करके और उसके पीछे पीछे दौड़ता है। तो कविता तो श्रेष्ठ कोटि की है, उत्कृष्ट कोटि की है, कलात्मकता भी भरपूर है, लेकिन फिर भी कलात्मकता को श्रेष्ठ रूप प्रदान करना उस काल के, यानी कि भक्ति काल के कवियों का मुख्य उद्देश्य नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य था अपने हृदय में, अपने ईश्वर के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, अपने भगवान के प्रति जो कोमल भावनाएं थी, जो श्रद्धा के भाव थे, जो प्रेम का भाव था, जो मधुरता का भाव था, उसको व्यक्त करना उनका उद्देश्य था। इसके अलावा उनका उद्देश्य कविता को श्रेष्ठ रूप प्रदान करना नहीं था। लेकिन रीतिकाल के जो कवि हैं, यदि हम रीति मुक्त धारा की बात न करें, यदि हम रीति मुक्त धारा को छोड़ दें, तो हम बात करते हैं कि इस काल के जो कवि हैं रीतिकाल के, वो मूलतः कलाकार कवि हैं। और यूं कहा जाए तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा है कि इस काल के जो कवि हैं वो वास्तव में कविता के सौदागर हैं। तो जो सौदागर हैं उनका उद्देश्य कविता को बेचना है, और जब बेचना है तो अपनी वस्तु को खूबसूरत बनाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने अलंकारिकता का प्रश्रय लिया है और कलात्मकता का प्रश्रय लिया है और पूरी तरह से सुंदर बना करके प्रस्तुत किया है। इसीलिए उस बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इस काल को कलाकाल कहा है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने इस काल को कलाकाल कह दिया, लेकिन कलाकाल कह देने से उन कवियों की उपेक्षा हो जाती है या उस साहित्य की उपेक्षा हो जाती है जिन्होंने कला को केंद्र में रख करके अपने साहित्य का सृजन नहीं किया। और उसमें मुख्य रूप से जो हमारे रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, उनके हालांकि उनका साहित्य कलात्मक दृष्टिकोण से उन्नत है, श्रेष्ठ है,
और भाषा की तो बात ही क्या करें, घनानंद और रसखान की भाषा की तो गुणगान किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। उन्होंने कहा है कि ऐसी सुंदर और साहित्यिक भाषा तो फिर कहीं मिलती ही नहीं है। लेकिन फिर भी उनका उद्देश्य, क्योंकि उनका प्रयोजन फिर भी कलात्मकता को प्रश्रय देना नहीं था और कलात्मकता के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ रचना करना नहीं था, इसीलिए। और साथ ही साथ हम बात करते हैं जब नीति परक साहित्य की या वीर रस के जो साहित्य हैं उसमें भी कलात्मकता का उद्देश्य नहीं रहा है कवियों का, इसीलिए कलाकाल नाम देना भी इस साहित्य को उचित जान नहीं पड़ता है। एक नाम और आता है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी हैं, उन्होंने इस काल को रीति श्रृंगार काल कहा है। उन्होंने दोनों नामों की घालमेल करने का प्रयास किया है, उन्होंने रीति भी कह दिया है और श्रृंगार भी कह दिया है, क्योंकि इस काल की जो प्रमुख जो दो विचार हैं या जो दो प्रवृत्तियां प्रमुख हैं वो एक है रीति ग्रंथों की परंपरा या रीति का पालन करना या बंदी बंधाई परिपाटी का पालन करना, और दूसरा जो है वो है श्रृंगारिक कविता करना। तो श्रृंगारिक कविता और रीति कविता का प्रश्रय क्योंकि लगभग कवियों ने यहाँ पर ग्रहण किया है, इसीलिए इस काल को उन्होंने रीति श्रृंगार काल कह दिया है। लेकिन यह नाम भी क्योंकि दो नामों को मिलाकर के प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए कोई नयापन नहीं दे पाता है और न ही उचित जान पड़ता है। एक नाम और भी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं और एक डॉक्टर राम प्रसाद मिश्र जी हैं, उन्होंने भी एक नाम दिया है। उन्होंने नाम दिया है इस काल को शास्त्रीय साहित्य परंपरा, शास्त्रीय साहित्य काव्य या काव्यधारा। तो शास्त्रीय साहित्य का क्या मतलब है, क्योंकि इस काल के जितने भी रीतिबद्ध धारा के कवि हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो जैसा मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि उन्होंने जो संस्कृत जो काव्यशास्त्रीय ग्रंथ हैं, चाहे वो भरत का नाट्यशास्त्र है, चाहे वो भामह का काव्य अलंकार है, चाहे दंडी का काव्यादर्श है, चाहे विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है, और चाहे अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद है, भोज का सरस्वती कंठाभरण है, भानुदत्त का रसमंजरी है, ये सारे ग्रंथ जो लिखे गए पूर्व में संस्कृत साहित्य में, जो काव्यशास्त्रीय ग्रंथ हैं, जो शास्त्रीय पद्धति पर रचे हुए ग्रंथ हैं, उनका सहारा लेकर के, चूंकि शास्त्रीय पद्धति की जो परंपरा चली आ रही थी संस्कृत से, उसका पालन इस काल के कवियों ने अधिकतर किया है, इसीलिए इस काल के कवियों को या इस काल को नाम देते हुए उन्होंने शास्त्रीय साहित्य परंपरा या शास्त्रीय साहित्य काव्यधारा नाम गणपति चंद्र गुप्त जी ने और राम प्रसाद मिश्र जी ने दिया है। लेकिन इसमें भी फिर वही एक जो समस्या आती है, क्योंकि जो रीति मुक्त धारा के कवि हैं और चाहे रीति सिद्ध धारा के कवि हैं, चाहे बिहारी हैं, वो बिहारी शास्त्रीय परंपरा से अवगत थे, उनको जानकारी तो थी, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार का शास्त्रीय ग्रंथ लिखने का प्रयास नहीं किया है, इसीलिए यह नाम भी उचित नहीं जान पड़ता है। और फिर हमारे पास इस काल के लिए एक ही नाम शेष रहता है, वह नाम है रीति काल। अब रीति काल नाम में से आप लोग ये कह सकते हैं कि साहब जो रीति मुक्त धारा के कवि हैं वो तो साहब रीति का पालन नहीं करते हैं। तो इस संबंध में एक बात कही गई है कि हालांकि बच्चन सिंह जी कहते हैं इसको रीति मुक्त न कह करके मुक्त रीति काव्य कहना चाहिए, क्योंकि मुक्त भाव की रीति को अपनाया है उन्होंने, इसीलिए उन्होंने भी एक रीति को अपनाया। लेकिन ये बात भी ठीक नहीं जान पड़ती है, बच्चन सिंह जी का मत भी ठीक नहीं है। असल में हम देखें तो इस काल में जो श्रृंगार, जो संयोग और वियोग श्रृंगार जो होता है, या श्रृंगार के जो विवेचन की जो प्रणाली है, वो लगभग सभी कवियों में पाई जाती है। वो रीतिबद्ध में भी पाई जाती है, रीति मुक्त में भी पाई जाती है और रीति मुक्त में भी पाई जाती है, रीति सिद्ध में भी पाई जाती है। तो तीनों ही प्रकार के जो कवि हैं वो श्रृंगार रस की रचनाएं करते हैं, और हम ये मान लेते हैं कि श्रृंगार का वर्णन करना भी एक प्रकार की परंपरा ही है, एक प्रकार की परिपाटी ही है जो उस काल के लगभग कवियों के द्वारा प्रयोग की गई। तो इस अर्थ में जो रीति मुक्त धारा के कवि हैं वह भी इसी परिपाटी के कवि दिखाई पड़ते हैं। इस आधार पर इस काल को रीतिकाल कहना ही ठीक जान पड़ता है। तो मैं समझता हूँ आज की कक्षा से आप ये समझ पाए होंगे कि रीतिकाल नाम क्यों डला, नाम क्यों पड़ा, और इसके साथ साथ कुछ और विद्वान कौन से थे जिन्होंने रीतिकाल के लिए कौन कौन से नाम प्रयोग किए, उनके क्या मत थे, क्या तर्क थे, और वो मत उचित हैं या नहीं हैं। ये सारी बातें आपको इस वीडियो से पता चली। आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे और वीडियो के माध्यम से आपको घर बैठे बैठे
जो अध्ययन है वो जारी रखना है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, जबकि ग्रुपों में ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो उन सब से भी मेरा निवेदन है कि हम बड़ी मेहनत से इन सब वीडियो को बनाने में अपना समय लगा रहे हैं। तो आप हमारे समय का थोड़ा सा महत्व समझिए और अपनी पढ़ाई के लिए, अपने जीवन के लिए कुछ अधिक समय दीजिए और इन्हें बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।